Good morning, sir. Good morning. ओके सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स सपोज बाय बिकम्स टू बी मोशनलेस। कहने का मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे at absolute zero temperature molecule suppose becomes motionless. ठीक है, so the entropy of a pure crystalline substance at absolute zero temperature is zero. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस स्टेट, ठीक है, the entropy of a pure crystalline substance at absolute zero temperature is zero. absolute zero temperature कहने का मतलब है -273.16 केल्विन। सो कहने का मतलब इस टेम्परेचर पे कोई भी मोशन नहीं होगा, किसके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच। सो कहने का मतलब है एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। द so the entropy of a pure crystalline substance at absolute zero temperature is zero. This is called third law of thermodynamics. A crystalline substance is one. अब आ रहा होगा ये crystalline substance क्या है। So a crystalline substance is one where atom arranged and ordered by very nicely, meaning they have very nice geometrical and don't move. Absolute zero temperature कहने का क्या मतलब है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये क्या है, कोई डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का यूज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करेंगे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या पढ़े, Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो dQ इक्वल टू du प्लस dw, और dQ इक्वल टू du को ये रन देते हैं, और dw को क्या लिख सकते हैं, pdv। ठीक है, क्वासी-स्टैटिक वर्क से क्या लिखते हैं, pdv। सो एक इक्वेशन हो गया ये। सेकेंड क्या हम लोग पढ़े, H इक्वल टू U प्लस pv, और बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो dH इक्वल टू du प्लस d ऑफ pv। सो dH इक्वल टू dH और U को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, Q माइनस डब्ल्यू। सो d ऑफ Q माइनस डब्ल्यू प्लस d ऑफ pv। सो dH इक्वल टू dQ माइनस dw प्लस pdv प्लस vdp। सो dw को अगेन ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या होगा, pdv। सो pdv कैंसिल। सो dq इक्वल टू dH माइनस vdp। एंड थर्ड में क्या है, dq इक्वल टू पढ़े एंट्रोपी में क्या, dq इक्वल टू tds। सो tds इक्वल टू क्या हुआ, tds इक्वल टू dq। ठीक है, अब dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, du प्लस dw। सो du को ऐसे ही रखते हैं, और dw को अगेन क्या लिखेंगे, pdv। ठीक है, सो ये सारा डिफरेंट फॉर्म है इक्वेशंस का। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। सो इसको याद रखना है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन को। नेक्स्ट, अब टॉपिक है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडी एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, मैक्सिमम वर्क मतलब क्या है, दो एक बॉडी है, ठीक है, जिसका इंटरेक्शन है हायर टेम्परेचर सोर्स T1 से और लोअर टेम्परेचर सिंक T2 से। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क हम लोग कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसका हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, हाँ सर, हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ।
सर आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट किए हैं। विकास दास, कृष्णा कुमार, यस सर। सो क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो और आंसर बताओ, ठीक है। एक हीट इंजन है जो Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी ले रहा है इस हायर टेम्परेचर रिजर्वायर T1 से, ठीक है, और वर्क करने के बाद यस सर। Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है इस लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर T2 को। सो किस सिचुएशन में ये इंजन जो है वर्क करना स्टॉप कर देगा? सर सर नहीं पता सर। नहीं पता। विकास दास, सर क्वेश्चन फिर से बोलिए तो। फिर से बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। एक हीट इंजन है, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में। ये हीट इंजन क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी ले रहा है कहां से, इस T1 हायर टेम्परेचर सोर्स T1 से, ठीक है, और वर्क कर रहा है W। वर्क करने के बाद क्या हो रहा है, Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है किसको, सिंक T2 को। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये इंजन किस सिचुएशन में वर्क करना स्टॉप कर देगा? सर जब Q1 Q2 से कम होगा इसलिए। Q1 Q2 से कम होगा। हाँ तब। और दूसरा लड़के, दूसरा स्टूडेंट, जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा सर। टेम्परेचर सेम हो जाएगा, वेरी गुड। किसका किसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा? दोनों रिजर्वायर का सर। दोनों रिजर्वायर का, ये सही आंसर बोले। जब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो अब ये हीट इंजन को वर्क करेगा? नहीं करेगा। यही पूछना चाह रहे थे, ठीक है। तो यही आप आगे देखो। सो यहाँ पे कंडीशन है, इफ द टू बॉडी आर मेयरली ब्रॉट टुगेदर इनटू थर्मल कांटेक्ट डिलीवरी नो वर्क, ठीक है। नो वर्क कहने का मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाए, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, TF हो जा रहा है, ठीक है। किसी सर्टेन टाइम पे दोनों का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, TF हो जा रहा है। तब क्या करेगा, ये हीट इंजन को भी वर्क डिलीवर नहीं करेगा। तो उस TF का वैल्यू क्या होगा, TF इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2। अब कैसे, अब ये आगे देखेंगे, ठीक है। If the heat engine is operating between the two bodies acting as a thermal energy reservoir, part of the heat is drawn from body 1, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ कर रहा है, is converted to work W by the heat engine and the remainder is rated to the body 2. The lowest attainable final temperature TF correspond to the delivery of the largest possible amount of work. ना तो अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे TF का वैल्यू, TF का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बता सकते हो? तो चलो देखो कैसे फाइंड करेंगे TF का वैल्यू।
So let the body remains at constant pressure undergoing no change of phase. ठीक है, so total withdrawn body 1. ठीक है, body 1 से कितना heat, so Q1 equal to Cp T1 minus Tf, where Cp is the heat capacity of two body at constant pressure and total heat rejected to the body 2 क्या होगा, Q2 equal to Cp Tf minus T2. Now at equilibrium condition के लिए क्या होगा, अगर हम लोग को TF फाइंड करना है तो हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी करना पड़ेगा. ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा, TF का वैल्यू निकल आएगा और वहीं से TF इक्वल टू क्या आएगा, T1 प्लस T2 बाय 2. सो अमाउंट ऑफ वर्क W कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q2. Q1 हम लोग क्या निकाले, हीट ड्रॉन फ्रॉम बॉडी 1, Q2 हीट रिजेक्टेड टू बॉडी 2. सो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. हम लोग को निकालना है मैक्सिमम वर्क. ठीक है, कहने का मतलब ये जो W का एक्सप्रेशन निकाले, अब हम लोग को इस एक्सप्रेशन से फाइंड करना है कि मैक्सिमम वर्क हम लोग कितना अटेंड कर सकते हैं फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडी से. और इस TF का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो Q1 आया, ठीक है, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी और हीट गेन बाय अनदर, दोनों को इक्वल करेंगे. दोनों को इक्वल करेंगे, इससे क्या मिलेगा, TF. TF का वैल्यू क्या आएगा, T1 प्लस T2 बाय 2. दोनों को इक्वेट करो, देखो आएगा. ठीक है, CP कैंसिल हो जाएगा. सो TF इक्वल टू क्या आएगा, T1 प्लस T2 बाय 2. सो W इक्वल टू फाइनली क्या है, Q1 माइनस Q2. नाउ फॉर गिवन वैल्यू अब देखो T1 एंड T2 कांस्टेंट है. ठीक है, क्योंकि अब फाइनाइट बॉडी हम लोग लिए जिसका टेम्परेचर हम लोग को पता है, ज्यूम कर रहे हैं T1 एंड T2, और Cp भी कांस्टेंट है. सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ Cp एंड Cp T1 T2, W का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इस TF पे. ठीक है, और TF यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है. कहने के मतलब है TF का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, वर्क डन का वैल्यू उतना क्या होगा, कम होगा. So the magnitude of work depends on TF. So work obtained will be maximum when TF will be क्या होगा, मिनिमम. ठीक है, TF यहाँ पे क्या पे नेगेटिव में है. सो मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, जब TF का वैल्यू मिनिमम होगा. ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग को पता होता है क्या, dy बाय dx हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करेंगे, एंट्रोपी फाइंड करना पड़ेगा. सो फॉर बॉडी 1 कहने का मतलब जब हीट ड्रॉ करेगा फ्रॉम बॉडी 1 से, तो उसमें कितना एंट्रोपी चेंज होगा. सो डेल्टा S1 इक्वल टू T1 इंटू T1 लिमिट एंड फाइनल लिमिट क्या है, TF Cp ऑफ dt बाय T. Cp इंटीग्रेट करेंगे इसको, Cp dt T का इंटीग्रेशन 1 बाय T का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt ln T, और लिमिट पुट करेंगे TF बाय T1. सो क्या आया, Cp ln TF बाय T1. इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, 1. फॉर बॉडी 2, सिमिलरली बॉडी 2 के लिए T2 लिमिट T2 टू TF एंड अगेन Cp dt बाय 2 से Cp ln TF बाय T2. अब ये हो गया दोनों इक्वेशन नंबर 2. सो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, T1 प्लस T2. Now since the working fluid operating in a heat engine cycle doesn't undergo any entropy change, so system plus surrounding का हम लोग पढ़े, यानी कहने का मतलब है यूनिवर्स का एंट्रोपी कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, इक्वल टू 0 होगा व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. लेकिन यहाँ पे नेचर में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है. सो डेल्टा इस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और Cp ln TF बाय T1 प्लस Cp ln TF by T2 is greater than equal to 0. Cp log of A plus log of B, इसको क्या लिखेंगे, log of A into B. So Cp ln TF square divided by T1 into Tt is greater than equal to 0. Now अब मेरा आता है फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए. सो मैक्सिमम वर्क के लिए हम लोग डिस्कस किए TF क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. सो मिनिमम होना चाहिए यानी Cp ln TF square by T2 इक्वल टू 0. यहाँ पे आइदर ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0. सो फॉर मिनिमम TF इक्वल टू 0 होगा और ln TF बाय T इक्वल टू 0. और ln 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 1 लिख सकते हैं, log 1 का वैल्यू इक्वल टू क्या, 0. सो फाइनली TF इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2. इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है कि अगर दो फाइनाइट बॉडी है, ठीक है,
और अगर उससे हम लोग मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना चाहते हैं जो, ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम वर्क मिलेगा, जब टीएफ का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। किसके किसके, जो मेरे दो फाइनाइट बॉडी है, यानी टीएफ इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस टीएफ का वैल्यू इस डब्ल्यू में पुट करेंगे। डब्ल्यू का जो मेरा एक्सप्रेशन था वहां पे पुट करेंगे, तो अब मेरा जो डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क मेरे को देगा। सो डब्ल्यू इक्वल टू सीपी ऑफ T1 प्लस T2 माइनस जो यहाँ पे 2TF था, सो 2 लिखें और टीएफ का वैल्यू पुट कर दिए, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। सो डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू सीपी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ T1 माइनस, इसको ब्रेक करके लिखेंगे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर में। सो सीपी स्क्वायर रूट ऑफ T1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, मैक्सिमम वर्क। तो यहाँ पे दो कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्या, कि कब मैक्स, किस केस में मैक्सिमम देगा, और उस केस में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2, और मैक्सिमम वर्क क्या होगा, मैक्सिमम वर्क सीपी स्क्वायर रूट ऑफ T1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये ड्राइव करने भी आता है और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज होगा, ये दोनों। अब ये कुछ इक्वेशन इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही है, स्टार्टिंग का चैप्टर से ही है। dq इक्वल टू डी प्लस dw, ठीक है। अब देखोगे कि यहाँ पे dq के ऊपर में क्या है, जो d है उसमें क्या है, कट का मार्क्स है, लेकिन d जो है इसमें d में कोई भी कट मार्क्स का नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा इस तरह से क्यों लिखा गया है सर? क्योंकि सर क्यों ना ट्रांसफॉर्म पोजीशन में है, इसलिए सर। ट्रांसफॉर्म पोजीशन पे है। और हाँ। दूसरे लड़के, DQ के ऊपर में देख रहे हो, जो D लिखा हुआ है उसके ऊपर में कट मार्क्स दिया हुआ है, और E में कोई भी कट मार्क्स नहीं दिया हुआ है। फिर W में कट मार्क्स दिया हुआ है, ऐसा क्यों इस तरह से लिखा गया है? और दूसरा स्टूडेंट बताओ। दूसरा स्टूडेंट कोई भी बता सकते हो? नहीं पता है, चलो। सो DQ क्या है, पाथ फंक्शन है। जब पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन हम लोग डिस्कस किए तो बताए थे कि डिनोट कैसे करते हैं पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन को। सो Q क्या है, पाथ फंक्शन है, W भी क्या है, पाथ फंक्शन है। तो ये सब डिनोट करने के तरीका देखोगे पीछे नोट्स में लिखा होगा, ठीक है। सो DQ इक्वल टू D प्लस DW, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड है, दिस इक्वेशन इज होल्ड गुड फॉर एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एंड फॉर एनी सिस्टम के लिए। नाउ अगेन दूसरा इक्वेशन है DQ, फिर से यहाँ देखो DQ इक्वल टू DU प्लस DW है, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड है, सो द इक्वेशन होल्ड गुड फॉर एनी प्रोसेस अंडरगोइंग ए क्लोज स्टेशनरी सिस्टम। ना दोनों में देखो वेरी है, ठीक है। ये जो समेशन ऑफ होता है, क्या समेशन ऑफ क्या होता है, जब हम लोग इंटरनल एनर्जी जब लिखते हैं तो एनर्जी वो काफी सारे एनर्जी का समेशन होता है। कौन कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब भी हम जब क्लोज स्टेशनरी का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। सो DQ इक्वल टू DU प्लस DW। सो ये सब याद रखना, दिस इक्वेशन इज होल्ड गुड फॉर एनी प्रोसेस अंडरगोइंग बाय ए क्लोज स्टेशनरी सिस्टम।
नेक्स्ट जो इक्वेशन है dq इक्वल टू du प्लस pdv। pdv की क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल वर्क और क्वासी-स्टैटिक वर्क भी बोलते हैं। So this equation is held good for a reversible process undergoing by a closed system when pdv work is present. Next dq equal to tds। So ये किसी भी dq equal to tds कहने का मतलब क्या है, किसके लिए वैलिड होगा ये? ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है tds इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक है, एनी प्रोसेस रिवर्सिबल और अंडरगोइंग ए क्लोज सिस्टम। सो जब भी देखो इंटरनल एनर्जी का यहाँ पे टर्म आएगा ना, तो हमेशा याद रखना ये स्टेशनरी क्लोज सिस्टम के लिए हुआ। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिखा रहता है ई, क्योंकि ये जो एनर्जी है काफी सारे एनर्जी का असम्बल रहता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब भी हम क्लोज स्टेशनरी की बात करते हैं वहां पे हम नाम क्या देते हैं? इंटरनल एनर्जी का। सो ये सारे सब ध्यान रखना है कि कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस के, कौन सा हर प्रोसेस के लिए है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही नोट्स में है। ना अब है मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स। ठीक है, दो फ्लूइड को जब हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो उसमें एंट्रोपी चेंजेस क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। सो मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स। ठीक है, सो देखो लिखा हुआ है सब सिस्टम ए हैविंग ए फ्लूइड ऑफ मास m1 स्पेसिफिक हीट c1। ठीक है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये सपोज कर रही है एक वेसल जो सिस्टम है और इसका दो पार्टीशन किया हुआ है, एक सब सिस्टम 1 है, दूसरा सब सिस्टम 2 है। तो सब सिस्टम 1 का अपना हीट जो भी पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है? हीट कैपेसिटी दिया हुआ है c1। ठीक है, टेम्परेचर T1 है और मास क्या है? m1 है। सिमिलरली सब सिस्टम जो 2 है उसका पैरामीटर क्या है? मास m2 है, हीट कैपेसिटी C2 है, टेम्परेचर T2 है। दोनों क्या है? एक पार्टीशन यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है, दोनों क्या हुआ? फ्लूइड भरा हुआ है दोनों में। ठीक है, आप देखो कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मास T2 है, टेम्परेचर कंपेयर। ठीक है, व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव, जब हम लोग क्या करेंगे? इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे, तब क्या होगा? दोनों फ्लूइड में क्या होगा? मिक्सिंग होगा। ठीक है, when the partition is removed the two fluid mix together and at equilibrium let Tf be the final temperature। ठीक है, अब किसमें किधर कौन किधर जाएगा पता नहीं, लेकिन जब सपोज की कर रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है और ये Tf है, और एज्यूम करें कि जब मिक्सिंग होने के बाद, ठीक है, मिक्सिंग होने के बाद हम लोग एज्यूम करें इसका फाइनल टेम्परेचर क्या आ रहा है? Tf। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलरली जैसे कि हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी फाइंड करते हैं वैसे। सो m1 c1 t1 माइनस tf। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि हम लोग क्या कि t1 ग्रेटर देन है, tf उससे थोड़ा स्मॉल है एंड tf सबसे लोवेस्ट है। सो हम लोग क्या एज्यूम करें? t2 इज लेस देन tf एंड tf इज लेस देन t1। सो t1 सो m1 c1 t1 माइनस tf इक्वल टू m2 c2 ऑफ tf माइनस t2। सो फाइनली tf इक्वल टू क्या आया? m1 c1 t1 plus m2 c2 by t2 divided by m1 c1 plus m2 c2। सो ये है मिक्सिंग। कहने का मतलब है मिक्सिंग टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब मिक्स करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो। नाउ एंट्रोपी चेंज फॉर द फ्लूइड्स ऑफ सब सिस्टम 1। सब सिस्टम 1 के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल dq by t। सो t1 इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर tf। सो T1 into TF और dq को हम लोग अगेन ब्रेक करके लिखेंगे, चेंजेस इन टेम्परेचर। सो m1 c1 dt by t, m1 c1 बाहर करेंगे, dt by t का इंटीग्रेशन log of t by log of t और लिमिट पुट करेंगे। सो क्या आ गया? m1 c1 ln tf by t1। सिमिलरली एंट्रोपी चेंजेस इन सब सिस्टम 2 फाइंड करेंगे।
सो एंट्रोपी चेंजेस इन सब सिस्टम 2 क्या आएगा? एंट्रोपी चेंजेस फॉर द सबसिस्टम 2, ठीक है। सो T2 by TF तक M2 C2 dt by T इक्वल टू M2 C2 ln TF by T2. Now this will be positive since क्या होगा? T2 is less than TF. So total एंट्रोपी यानी इनवर्स का डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, ठीक है। ये आ गया। बात की थी क्या? बात की क्या? और सब मतलब टीकू का अच्छा अच्छा सो डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी पॉजिटिव एंड डेफिनिट, ठीक है। सो ये आ गया तो क्या हो गया? टोटल एंट्रोपी चेंजेस फॉर द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में करेंगे। कैसे मॉडिफिक? इफ m1 m2 इक्वल टू m कंसीडर कर लेते हैं और c1 c2 इक्वल टू c, यानी हीट कैपेसिटी को हम लोग सेम रखते हैं, तब क्या आएगा? डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू m c ln TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 और TF इक्वल टू क्या है? T1 प्लस T2 और इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। सो डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स क्या आएगा? ट्वाइस MC ln T1 प्लस T2 बाय T स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ना ये कुछ अब प्रॉब्लम है, ओके। कल हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी से।